हाय फ्रेंड्स, पेपर नंबर 103 जो ऑफलाइन आपका टेस्ट हुआ था मदर्स एजुकेशन हब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का, उसकी सॉल्यूशन देखो चेक करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या आपके 25 क्वेश्चंस आपके बने थे, क्या कुछ उसका आंसर है और उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देखिए हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल थे। आई होप कि आपने बहुत अच्छा किया होगा पेपर के अंदर। देखिए क्या पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। ग्रामर से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ग्रामर से दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। सॉरी, आपके टोटल 6 क्वेश्चंस आपके आते हैं। 2 क्वेश्चन आपके स्पोर्टिंग एरर्स वाले, 2 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले और 2 ही आपके किसके सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या पूछा गया है। देखिए, प्लीज आस्क हर इफ शी वांट्स टू हैज कॉफी विद मी। आपको पता होना चाहिए ग्रामर का एक सीधा सा रूल है टेंस का कि टू के बाद यहां पर आपने क्या लगा रखा है, हैज लगा रखा है। ध्यान होना चाहिए टू के साथ आने वाली वर्ब जो होती है वो कभी भी सिंगुलर नहीं होती है और ना ही वो सेकंड फॉर्म होती है। इसलिए टू के साथ आने वाली वर्ब जो होगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म होगी और टू के साथ हैज नहीं बल्कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। गलती आपके फर्स्ट पार्ट में नहीं, सेकंड में भी नहीं है, तीसरे पार्ट में आपकी गलती है कि यहाँ पर हैज जो है ये गलत है। हैज की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैव लिखना पड़ेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपका, सरल आपके टेंस पार्ट का या टू इन्फिनेटिव पार्ट का आप कह सकते हो। ठीक है ना, कि टू के साथ आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म जिसे हम टू इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। आईएनजी वाली फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है, जिरंड का इस्तेमाल किया जा सकता है टू के बाद में, लेकिन पॉजेसिव होना चाहिए उस कंडीशन में आता है। या मान लो पहले पास्ट पार्टिसिपल बी वर्ब के साथ होता है, उस कंडीशन में आप डिडंट का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहां पर टू के साथ आपको हैव लगाना पड़ेगा। तो टू तक तो गलती नहीं है, लेकिन ये हैज गलत है आपका। हैज की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, हैव करना पड़ेगा। पहला आपका एरर से संबंधित आपका क्वेश्चन। सेकंड देखिए, माही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली बट सी डज नॉट नो हाउ टू बिहेव। देखो, डज नॉट नो, नो के बाद हाउ टू बिहेव होता है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली कह दिया। जब कोई व्यक्ति किसी से रिलेट करता है, आपको कहना हो कि वो उस घराने से वो बिलोंग करता है, तो उसके अंदर कम्स फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं होता, कम्स ऑफ का इस्तेमाल होता है। कम्स ऑफ का मतलब होता है किसी एक रिच घराने से वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। रिच घराना कोई जरूरी नहीं, किसी भी एक फैमिली से बिलोंग करता है तो उसे हम कहते हैं कम्स ऑफ। कम ऑफ आपकी फ्रेजल है, इसका मतलब होता है वहां से वो बिलोंग करता है। तो ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है वो आपको यहां पर करना होगा। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। आपका देखो क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के पूछे जाते हैं। हालांकि ये 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके किसमें वोकैब बेस्ड है, वो ज़्यादा रहते हैं। पूरी संभावना है कि वो वोकैब से बनते हैं। आपके पिछले एग्जाम्स को देखें, 2017 से देखें तो 17, 18, 19, 20 को पूरे आप चारों पेपर्स को आप देखते हैं, यदि आप 4 साल के, तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है जो वो आपके वोकैब से ही बना रहा है। ठीक है, ये वोकैब से नहीं बल्कि ग्रामर का है। देखिए क्या है आपका सेंटेंस, डिडंट यू एंड रूहाना मैरिड लास्ट ईयर। या इस सेंटेंस में क्या कह रहा है, डिडंट यू एंड रूहाना मैरिड लास्ट ईयर। अब इसमें आपने डिड का यूज किया हुआ है। डिड के साथ आपको पता होगा कि आपको वर्ब की कौन सी वाली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिड के साथ आपको गेट का यूज करना पड़ेगा। गोट आपकी सेकंड फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते, डिड के साथ वर्ब सिंगुलर होती नहीं है। गोटन का इस्तेमाल थर्ड फॉर्म के रूप में आप नहीं कर सकते, हालांकि गोटन का यूज अभी नहीं होता, 50s के पहले हुआ करता था। गेट, गॉट, गॉट ही चलता है। फगट का जरूर फगटन आपकी थर्ड फॉर्म के रूप में इस्तेमाल होता है, बल्कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, गेट। और गेट का एक नियम होता है कि गेट के बाद में आप जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा होता है तो जनरली पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पास्ट पार्टिसिपल के रूप में। ठीक है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट होने पर जिरेंट का इस्तेमाल भी पॉसिबल है। क्लियर है। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्यूटी द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। आप कह रहे हो कि ब्यूटी जो होती है व्यक्ति के कैरेक्टर में झलकती हैं, उसकी प्रकृति में झलकती है, उसके नेचर में झलकती है। आप ये कहना चाह रहे हो उसके कैरेक्टर में झलकती है। तो कंसिस्ट जो वर्ड होता है ना, कंसिस्ट के बाद एक तो ऑफ आता है, एक कंसिस्ट के बाद में इन आता है। ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप किसी में शामिल करने की बात करते हैं। जैसे आपने कह दिया कि वो कमिटी है, उसके अंदर 20 लोग शामिल हैं, तब आप कह सकते हो कि द कमिटी कंसिस्ट ऑफ
20 मेंबर्स, इसका मतलब होगा कि उस कमिटी के अंदर 20 लोग हैं, तब हम कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि उसके व्यक्ति के कैरेक्टर के अंदर हैं, वो शामिल हैं, शामिल के अर्थ में नहीं कह कर उसके कैरेक्टर में कोई चीज़ मौजूद होने के अर्थ में आप कहना चाहते हो। जैसे हमने एक कहावत होती है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बी होल्डर, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो उस सेंस में कंसिस्ट के बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर आप कंसिस्ट इन का यूज करोगे। तो ध्यान रहे, कंसिस्ट इन अलग है, कंसिस्ट ऑफ अलग है। कंसिस्ट ऑफ शामिल करने के अर्थ में कहता है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को शामिल करने के अर्थ में आप बात कर रहा है, तो वो कंसिस्ट ऑफ होता है। और कंसिस्ट इन वहां पर मौजूद होने के अर्थ में कहना चाह रहा है। तो ब्यूटी कंसिस्ट इन द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति के कैरेक्टर के अंदर जो सुंदरता है वो झलकती है, ये कहना चाह रहा है। तो क्या आएगा इसमें, कंसिस्ट इन का इस्तेमाल है, वो आपको करना होगा। क्वेश्चन नंबर 80 क्या था देखिएगा, I'm tired as I'm working since 7 o'clock in the morning। आप ये कहना चाह रहे हो कि 7 o'clock से आज सुबह 7 बजे से ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं, आप कह रहे हो I'm tired मतलब मैं थक चुका हूँ, मैं ये काम आगे नहीं कर सकता। पास्ट पार्टिसिपल की बात कर रहा है। एज आप कह रहे थक क्यों चुके हो, क्योंकि आई एम वर्किंग कह रहे हो, और कब से, 7 बजे से। यहां पर क्या कर रखा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपने टाइमिंग को ऐड कर दिया। जब भी किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप टाइमिंग को ऐड करते हो, तो एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक रूल होता है कि जब आप किसी कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइमिंग को ऐड करते हो, तो सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यही अंतर होता है कि कॉन्टिन्यूअस में काम हो रहा है लगातार, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हो कि काम कब से हो रहा है, आप उसमें जैसे ही टाइमिंग ऐड करते हो, सेंटेंस आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाता है। तो यहां सेंटेंस के अंदर आपने कर दिया क्या, आई एम वर्किंग, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए था, आई हैव बीन वर्किंग आपको करना पड़ जाएगा। टेंस आपका प्रेजेंट है, तो आपको हैड बीन वर्किंग की जगह आपको कहना पड़ेगा आई हैव बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, सचिन हैज बॉट a 6-story high building in Mumbai recently। यहाँ सेंटेंस में क्या कहना चाह रहा है, a 6-story high recently। देखो, पहली बात तो आपको यहाँ पर अ बिल्डिंग लिखा हुआ है, ठीक है, अ बिल्डिंग सभी में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लिखा हुआ 6 स्टोरीज हाई बिल्डिंग, इसमें लिखा हुआ 6 स्टोरी हाई बिल्डिंग, स्टोरीज हाई बिल्डिंग। आपको पता होना चाहिए कि अ ऑफ के बीच में आने वाली जो नाउन होती है ना, वो हमेशा कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। तो यहाँ नाउन के बीच में आर्टिकल और नाउन, ये जो फ्रेज आपका बन रहा है, इसके बीच में आने की नाउन हमेशा कैसी रहती है, सिंगुलर रहती है। तो प्लूरल वाली नाउन तो हम बना नहीं सकते, स्टोरीज और स्टोरीज, ये तो नाउन बनेगी नहीं। अब कौन सी बनेगी यहाँ पर, 6 स्टोरी हाई बिल्डिंग बनेगा। देखो, एक होता है स्टोरी, स्टोरी कौन सा, STORY स्टोरी होता है, एक STOREY होता है स्टोरी, ठीक है। स्टोरी, ये तो स्टोरी आपकी क्या होती है, कहानी के अर्थ में आता है, और ये जो स्टोरी है ये मंजिल के अर्थ में आप इस्तेमाल करते हो। हालांकि अमेरिकन इंग्लिश को आप देखते हो तो ये वाला स्टोरी जो है, ये कहानी के अर्थ में भी और मंजिल के अर्थ में दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में स्टोरी, मंजिल को यदि स्टोरी कहना हो तो स्टोरी STOREY वाला स्टोरी होता है। तो आपको सेंटेंस के बीच में आने वाला जो भी आपका वर्ड होगा, फ्रेज के बीच में, तो उसको आप प्लूरल नहीं बना पाओगे। जैसे आपको कहना हो कि 6 साल का एक लड़का, तो आपको ऐसे कहना पड़ेगा 6, और इसके बाद जो ईयर वर्ड यूज करोगे, 6 years और ओल्ड बॉय। यदि आपने ऐसे लिख दिया तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, 6 year old boy, ठीक है ना। तो फ्रेज के निर्माण में आपको ये देखना होगा कि फ्रेज में जब आर्टिकल और नाउन का जो यूज कर रहे हो, इसके बीच में आने वाले जो भी नाउन आपके होते हैं वो सिंगुलर रहते हैं। तो यहाँ पर स्टोरीज और स्टोरीज, ये तो गलत हो गया। तो 6 स्टोरी हाई बिल्डिंग, 6 मंजिला ऊंची इमारत। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, बी ऑप्शन इसकी जगह सही होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी कहानी के अर्थ में, हालांकि ये अमेरिकन इंग्लिश में सही है, लेकिन आपको एग्जाम में ब्रिटिश इंग्लिश है वो यूज करनी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन आपके कितने हो गए यहाँ पर, 2 क्वेश्चन आपके देखो इंप्रूवमेंट के हैं, 2 क्वेश्चन इंप्रूवमेंट के आएंगे, 2 क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स के पूछेगा, और 2 ही क्वेश्चन आपके ग्रामर वाले कौन से, जो स्पोर्टिंग एरर वाले आएंगे। तो ध्यान रहे, प्री के पेपर के अंदर आपकी जो ग्रामर जो है उसके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके 6 क्वेश्चंस बन रहे हैं,
हालांकि 6 में से 4 ही क्वेश्चन आपके ग्रामर के हैं, 2 क्वेश्चन तो आपके वोकैब वाले हैं। अब जो मेजर पार्ट जो आता है वो आपका वोकैब का होता है। प्री में दोस्तों ध्यान देना है कि आपको वोकैब जो वोकैबलरी से क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है 10 क्वेश्चंस तो सीधे ही बनते हैं, वन वर्ड वाले, वन वर्ड, इडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग टेस्ट, 10 तो यही बन गए। और 2 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले देखें तो 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। 24 मतलब लगभग 50% जो आपका सिलेबस है पूरा, जो मार्क्स है वो सारे के सारे आपके वोकैब से हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से आप तैयार करो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है पहला सेंटेंस आपका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सेंटेंस है आपका, a job that you are paid for even though it involves little or no work। आप कह रहे ऐसा कोई काम, ऐसा कोई जॉब जिसके अंदर आपको पैसे तो मिलते हैं, ठीक है ना, लेकिन काम कोई बहुत कम होता है। जैसे आप कह रहे हो उसके अंदर बहुत कम काम होता है, जहाँ काम ना के बराबर काम करना होता है। कहते हैं ना कि वहां पर तो कुछ नहीं, जाओ और सिग्नेचर करके आ जाओ, सिग्नेचर करो और पैसा उठाओ। एक छोटा सा काम, नॉर्मल सा काम है जहाँ कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते। ऐसा कौन सा काम होता है, उसे क्या कहते हैं? देखो साइनोसोर, साइनोसोर तो आकर्षण का बिंदु होता है, उसे कहते हैं जनरली डायनासोर के अर्थ में आकर्षण का बिंदु। डायनासोर से हमने इसको रिलेट किया था। सिनिक्योर, सिनिक्योर आपका नया वर्ड है। पेडिक्योर तो पैरों की जो पेडिक्योर आप मरम्मत करवाते हैं, सही करवाते हो, पैरों में नाखून वगैरह से कटाई छटाई करवाते हो। और मैनिक्योर हाथों के नाखून वगैरह साफ करवाना या हाथों को रब्स वगैरह करवा के आप सही करवाते हो, वो मैनिक्योर होता है। तो कौन सा वर्ड आपका? सिनिक्योर। सिनिक्योर का मतलब होता है क्या? आराम की नौकरी होती है, ऐसी जॉब जहां पर काम बहुत कम लेकिन पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। एसएससी की पोस्ट आपकी जो है वो क्या है? सिनिक्योर ही तो है एक तरह का, ठीक है ना। एसएससी पोस्ट सिनिक्योर पोस्ट है, जहाँ काम बहुत कम लेकिन पैसे बहुत अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है ना। तो सिनिक्योर एसएससी से आप जोड़ सकते हो, सिनिक्योर मीन्स एसएससी की पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो वर्ड कौन सा है? an extreme fear of being in a small confined place। आप कह रहे हो कि एक छोटी जगह पर या बंद स्थान पर रहने की जो आपकी डर जो होता है ना, आपको किसी बंद जगह पर रख ले और फिर उसमें जो डर आपको लगता है, जो फोबिया आपका है, उसे आप क्या कहते हो? देखिएगा क्या वर्ड है, देखो पहला हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया तो होता है किससे? जो आप पानी से डरते हो। हाइड्रोफोबिया जैसे मान लो आपको कुत्ता काट गया, मान लो होता है कोई भी कैनिन जो आपको काट गया हो और उससे क्या रेबीज होने का मान लो आपको खतरा हो या रेबीज हो गया हो आपको, तो उसको हाइड्रोफोबिया होता है। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया मतलब वो पानी से डरता है। उस दौरान पानी हल्का सा यदि वो एक सिप भी लेता है पानी की तो उसे लगता है कि मैं समुद्र में डूब गया, तो वो हाइड्रोफोबिया होता है पानी से। ऐसे फोटोफोबिया होता है, उसे प्रकाश से उसको डर लगता है उससे, तो वो हाइड्रोफोबिया हो गया। क्लस्ट्रोफोबिया आपका वर्ड है, सही है। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है कि कन्फाइंड प्लेस से डरता है वो, मतलब बंद स्थान पर रहने से वो डरता है, उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर होता है। एक्रो मतलब ऊंचाई होता है। एक्रोबैट एक वर्ड है आपका। एक्रोबैट मतलब जो ऊंचाई पर चलता है, रस्सियों पर चलने वाला जो बंदा होता है, एक्रोबैट कहते हैं उसको। और एक्रोफोबिया का मतलब होता है ऊंचाई से जो डरता है। एक्रो मतलब ऊंचाई होता है, ऊंचाई से डर को कहते हैं। और बोटनोफोबिया बोटनी वगैरह से डर लगता है। तो कौन सा वर्ड है इसमें? क्लस्ट्रोफोबिया। तो क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जो स्मॉल कन्फाइंड प्लेस से डरता है, बंद स्थान से डरता है, उसे कहा जाता है। बहुत ज्यादा पूछे गए वर्ड में से एक है आपका क्लस्ट्रोफोबिया। एसएससी बार 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 इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो 2 वन वर्ड आपके आएंगे प्री के पेपर में, 12 वन वर्ड आएंगे आपके मेंस के पेपर में। टोटल 24 आपके 14 टोटल आपके पूछे जाते हैं 16 मार्क्स के। देखो अगली ईडियम्स क्या है, देखो टू ब्रिंग समबडी टू बुक। ब्रिंग समबडी टू बुक मतलब किसी को किताब ला करके देना। किसी को किताब ला करके देना मतलब उसको सबसे बड़ी सजा देना। मीन्स क्या कहोगे? टू पनिश समबडी कहोगे, टू बी सक्सेसफुल कहोगे, टू डिस्क्लोज ए सीक्रेट या टू एग्री एंटायरली। ऑब्वियसली आपको कहना पड़ेगा टू पनिश समबडी। किसी को किताब ला करके देना मतलब उसको सबसे बड़ी क्या करना? सजा देना होता है। किताब ला के दोगे सजा कैसे होगी? खैर, लेकिन किताब ला के देना मतलब उसको सबसे बड़ी सजा, उसे पढ़ना पड़ेगा। ऑब्वियसली टू ब्रिंग समबडी टू बुक, किसी को किताब ला करके देना मतलब उसको सबसे बड़ी सजा देना कहलाता है। ईडियम है आपकी, ईडियम से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो टू ब्रिंग समबडी टू बुक, टू पनिश समबडी, किसी को सजा देना। अगली टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ। टू टर्न ओवर ए न्यू लीफ का मतलब होता है नयापन छा जाना। किसी भी मान लो व्यवसाय वगैरह में, कोई भी आप जो काम कर रहे हो, एंटरप्राइज वगैरह जो काम आपका चल रहा है, व्यवसाय वोकेशन, उसके अंदर कुछ नयापन लेके आ रहे हो, या आपने जो काम कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में जो काम कर रहे हो उसमें आप ऊंचाई, आप फ्लाइंग कलर्स छूते हो। तो ऐसा जो आप नए तरीके, नए नए ढंग आप लेके आते हो, नए नए तरीके अपनाते हो, उसे कहते हैं टू टर्न अ न्यू लीफ कहा जाता है। तो किस अर्थ में कहा? देखो टू चेंज फॉर द वर्स, ये तो नेगेटिव हो गया आपका। टू स्टार्ट बिहेविंग इन ए बेटर वे, हाँ माना जा सकता है। टू टॉक सॉफ्टली, नहीं।
टू अर्न मनी फ्रॉम डिफरेंट वेज नहीं, क्या कहोगे, टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे, आप किसी बेटर तरीके से आप बिहेव करना शुरू करते हो, नया पल लेके आते हो, नए अपने चाल ढाल, नए जेस्चर आप लेके आते हो, उसे हम कहते हैं क्या, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है ना, उसे कहते हैं टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए आपका वर्ड कौन सा है, तो दो आपके वन वर्ड पूछे जाएंगे, दो आपकी ईडियम्स है वो आपकी आएगी। फिर कौन सा है आपका वर्ड, देखो सिनोनिम्स, दो ही आपके सिनोनिम्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है ना, एग्जाम को बहुत कम समय रह गया है, ठीक है ना, आपको 3 महीने का समय बचा है, आपके अप्रैल में तो सीधा ही आपका सीजीएल एग्जाम है। देखो पहला वर्ड कौन सा है सिनोनिम्स के अंदर, लैक्रीमोज, वर्ड कौन सा है, लैक्रीमोज, लैक्रीमोज धन की मोज से पढ़ा था हमने, लैक्रीमोज, लैक्रीमोज का मतलब होता है रोना, ठीक है, शौकपूर्ण जो रोते हैं ना बिल्कुल, उसे कहते हैं लैक्रीमोज करना, ठीक है ना, लड़कियों से जोड़ा था हमने, लड़कियों की मोह से कि वो शौकपूर्ण तरीके से रोती हैं, तो लैक्रीमोज आप कह सकते हो। तो ब्राइट, ब्राइट आपका इसका नहीं बनेगा, टीयरफुल सिनोनिम्स बनेगा, बियॉन्ड नहीं और चीयरफुल नहीं, क्या बनेगा आपका, टीयरफुल, टीयरफुल मतलब क्या, आंसुओं से भरा हुआ, आप शौकपूर्ण तरीके से रोते हो, क्राइंग, स्क्रीमिंग एंड क्राइंग आप कह सकते हो, ठीक है ना, उस अर्थ में। तो लैक्रीमोज का क्या बनेगा, सिनोनिम्स आपका बनेगा, वो बनेगा टीयरफुल। क्लियर है। अगला वर्ड कौन सा, ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है तड़पना, कपकपी आना, ठीक है ना, बिल्कुल थरथरी मच जाती है ना, उसे कहते हैं डर, भय, आतंक की जो घटना वगैरह होती है ना, उसे आप ट्रेपिडेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे अश्योरेंस तो भरोसा होता है, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया, काम भी शांति के अर्थ में आता है, कॉन्फिडेंस भी पॉजिटिव वर्ड है। डिसमे आपका सिनोनिम्स पूछा हुआ है, इसका मतलब डिसमे होगा, डिसमे का मतलब होता है आतंक, हमने पढ़ा था 10 मई की आतंकवादी घटना, तो डिसमे 10 मई की आतंकवादी घटना, डिसमे, डिसमे मतलब आतंक, तो डिसमे कहो या ट्रेपिडेशन कहो, कपकपी, थरथरी मचना, आतंक आना, भय आना, ठीक है ना, चिंता वगैरह हो जाना, तो उस अर्थ में आप क्या कहते हो, वर्ड ट्रेपिडेशन। तो इसका जो सिनोनिम्स बनेगा वो क्या बनेगा, डिसमे। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका क्या है, एंटोनिम, आपका देखो अपोजिट क्या वर्ड है आपका, लुमिनस, लुमिनस जो होता है, लुमिनस का मतलब प्रकाश में होता है, लुमिनस बैटरी आती है, आपने देखा हुआ एडवर्टीजमेंट आती रहती है, सचिन तेंदुलकर देते रहते हैं लुमिनस, तो लुमिनस बैटरी से प्रकाश में आप कह सकते हो, प्रकाश पुंज जो होते हैं, ब्रिलियंट हो गया, शाइनिंग हो गई, ये तो सिनोनिम्स हो गए इसके, रेडियंट भी आपका इसका सिनोनिम्स बनता है, ये तो तीनों ही चमकदार के अर्थ में आपके आते हैं, तो ये तो तीनों सिनोनिम्स हो गए। आपको एंटोनिम पता करना है, तो एंटोनिम कौन सा है, क्लाउडी, क्लाउडी जैसे मौसम आपका है बिल्कुल क्लाउडी है, ओवरकास्ट है, बादलों से घिरा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो बिल्कुल ऑब्सक्योर है, तो इसका बिल्कुल ही क्या हो गया, सिनोनिम्स, आप एंटोनिम बन गया आपका, ऑब्सक्योर भी ले सकते हो आप, ऑब्सक्योर के सेंस में बोलते हो एंटोनिम लुमिनस का। अगला वर्ड कौन सा है, एंटोनिम बताना है आपको, मोडिकम का, देखो मोडिकम हमने पढ़ा था, मोडिकम मोदी से पढ़ा था, मोदी जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम है, थोड़े के अर्थ में आप कह सकते हो, मोडिकम मतलब कम के अर्थ में आता है, थोड़े के अर्थ में आता है, तो थोड़े के अर्थ में इयोटा, इयोटा भी अल्प मात्रा में होता है, इयोटा मतलब बहुत कम, इयोटा वर्ड पिछली बार आया था आपके, इयोटा वर्ड दे करके इसका सिनोनिम्स पूछा था इयोटा का, कि इयोटा का सिनोनिम्स क्या होगा, इयोटा मतलब अल्प मात्रा में, कम मात्रा में होता है, इयोटा मतलब छोटा, इयोटा मतलब छोटा, आप ऐसे समझ लो, तुच्छ, ऑन्स हो गया, बिट हो गया, ये तो छोटी मात्रा के अर्थ में आ रहा है। आपको मोडिकम कम का उल्टा बताना है, उल्टा क्या होगा, होल, होल मतलब पूरा का पूरा जो होगा, इसे हम बताएंगे, तो कौन सा बनेगा आपका यहाँ पर, मोडिकम बनेगा, तो मोडिकम क्या हो गया आपका, उल्टे के अर्थ में कहना चाह रहे हो, बिल्कुल ही आपका क्या बनेगा, एंटोनिम बन जाएगा इसका, ठीक है। चलिए, तो दो सिनोनिम्स आएंगे, दो आपके एंटोनिम आएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़िए आप इन क्वेश्चंस को, बहुत इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो क्या वर्ड है, आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट्स या आउटस्कर्ट्स, देखिए वर्ड को आपको 4 वर्ड दे रखे हैं आपके, देखो वर्ड कौन सा, आउटस्कर्ट, आउटस्कर्ट्स में क्या होता है कि आपको वर्ड लगाना है आउट, आउट में एस आएगा और कर्ट में भी एस आएगा, तो वर्ड्स बनता है क्या, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स में आउट में भी एस आता है, कर्ट में भी एस आता है, तो आउटस्कर्ट्स कौन सा होगा, आउटकर्ट, ये आपका गलत है, आउटस्कर्ट्स में एक एस है, गलत है, आउटस्कर्ट्स ये भी गलत है, कौन सा सही है, आउटस्कर्ट्स, इसमें एस और एस दोनों आ रहे हैं, आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स होता है बाहरी क्षेत्र, जैसे मान लो आपने कहा कि जो पर्टिकुलर एरिया की बात करें, जैसे विद्याधर नगर है, वो जयपुर का आउटस्कर्ट्स है, मतलब बाहरी सेक्टर है, तो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जयपुर, ठीक है ना, जैसे आपने कह दिया मेरी कॉलेज है वो जयपुर के बाहर की तरफ है, तो आपको कहना पड़ेगा ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जयपुर, आउटस्कर्ट्स में ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखें, तो ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ जयपुर, ठीक है ना, इस तरह, तो आउटस्कर्ट्स आपका इसमें से करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है,
अगला वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। देखो फासिस्ट, फासिस्ट की स्पेलिंग देखो, फासिस्ट में क्या होता है, FAS होता है, फिर CIST होता है, फासिस्ट FASCIST होता है। फासिस्ट जो फांसीवादी जो लोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है फासिस्ट। तो ऑब्वियसली फासिस्ट ये गलत वर्ड है आपका, तो ऑब्वियसली आंसर यही बनेगा, कौन सा, फासिस्ट आपका बन जाएगा। डेफिनेटली में आपको पता है ITE का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, DEFINITE का कॉम्बिनेशन होता है, डेफिनेटली आपका यहाँ पर सही है। डेफिनेटली ज्वेलरी JE होता है, फिर वेल करते हैं, फिर ERY होता है, तो E तीनों E आते हैं, ये भी वर्ड आपका सही है। सैटेलाइट SATELLITE ये भी वर्ड सही है आपका। तो कौन सा वर्ड इसमें गलत है, फासिस्ट। तो फासिस्ट आपका पहला जो है ये आपका आंसर बन जाएगा, ये आपकी गलत है। इसकी जगह सही कौन सा होगा, फासिस्ट, FASCIST होता है, फासिस्ट। जब दो साउंड के एक जैसे आपके लेटर साथ में आते हैं ना, तो एक लेटर को फर्स्ट पार्ट में करिए, एक को सेकंड पार्ट में करिए, तो बहुत इजी हो जाता है उसको याद करना, ठीक है, उसको मेमोराइज करना काफ़ी इजी है। ठीक है, तो दो आपके स्पेलिंग टेस्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दो स्पेलिंग टेस्ट के क्वेश्चंस, दो आपके वर्ड पावर में देखें तो वन वर्ड के दो आएंगे, दो आपके इडियम्स पूछी जाएगी, दो सिनोनिम्स आएंगे, दो एंटोनिम्स आएंगे, और दो आपके कौन से वोकैब वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके ये 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे प्री के एग्जाम में। 20 मार्क्स के आपके सीधी वोकैब पूछी जाती है, ठीक है ना, और दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो वोकैब से हैं। आपके टोटल 12 क्वेश्चंस और 24 मार्क्स के प्री के अंदर वोकैब का बहुत वैल्यू है, बहुत तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, मेंस के अंदर 31 मार्क्स की टोटल आपकी वोकैब आती है, और प्री के अंदर आपके 20 मार्क्स कह सकते हो, 51 मार्क्स का टोटल आपका वोकैब का पोर्शन है SSC में। देखिए अगला वर्ड आपका क्या है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपको पता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन बनता है, या तो एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव आपको बनाने के लिए दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट को बनाना होता है। देखो पहला क्वेश्चन आपका है एक्टिव टू पैसिव वॉइस। देखो क्या लिखा हुआ है, आर दे रिसीविंग मिस्टर शर्मा एट द स्टेशन। बहुत सिंपल सा है, आर के साथ आपने ING वाली फॉर्म लिखी है, तो इज एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पर इज एम आर होगा, वोज आपका हो नहीं सकता, विल हो नहीं सकता, ये विल हो नहीं सकता, इसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड वाली फॉर्म, ऑप्शन आपका बी सही होगा। आपको सेंटेंस को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये देखना है कि सेंटेंस में आर के साथ ING वाली फॉर्म है, तो एक्टिव पैसिव में टेंस तो बदलता नहीं है, टेंस सेम रहता है। तो आपको पता है इज एम आर के साथ ING वाली फॉर्म आती है, तो इज एम आर के साथ में बीइंग प्लस थर्ड वाली फॉर्म रहेगी। तो बीइंग तो बस थर्ड फॉर्म रहेगी, तो पहले ऑप्शन में तो वॉज दे रखा है, ये तो ऑप्शन बनेगा नहीं, विल का कोई सेंस है नहीं, तो तीसरा और चौथा वैसे भी गलत है। आपका फर्स्ट ही होगा, आपका इज मिस्टर शर्मा बीइंग रिसीव्ड एट द स्टेशन। ठीक है ना, तो यहाँ इस सेंटेंस का किस तरह पैसिव हमने बनाया कि आपने मिस्टर शर्मा जो ऑब्जेक्ट है इसको आपने सब्जेक्ट की जगह पर लेके आए, इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पर लेके आए, तो आर वर्ब की जगह मिस्टर शर्मा के लिए आपने इज लगा दी। ING वाली फॉर्म का पैसिव जो बनाते हैं वो बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। ठीक है, और एट द स्टेशन आपने एडवर्बियल एज इट इज आपने लिख दिया, बाय देम लिखने की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ी नहीं। तो सेंटेंस का कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन। एक्टिव पैसिव काफी सरल आता है, लेकिन इस बार क्या एक पेपर होने की संभावना है, तो पेपर थोड़ा अच्छा बन सकता है। तो सारे आपके रूल्स आपको याद रखने हैं, अच्छी तरीके से रूल्स को आप पढ़िए, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है ना, केवल इस बहकावे में ना रहे कि पेपर तो बहुत सरल आएगा, एक्टिव पैसिव डार्क बहुत ईजी होते हैं, आसानी से हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है आपको इजी दे दे, पिछली बार जो दिया आपके 20 वाला पेपर हो सकता है उससे भी इजी दे दे। ठीक है ना, और हो सकता है बहुत मुश्किल दे कि उसे क्वेश्चन पकड़ पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाए। सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, सारे आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चंस है वो उनके साथ डील करना है। ठीक है ना, चलिए देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का देखो क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये। शैल आई एंजॉय माई सेल्फ एट द पार्टी सैड अ ब्यूटीफुल लेडी। देखो आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब को जब भी कभी बाद में लिखते हैं तो इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है, मेन वर्ब पहले लगाते हैं और सब्जेक्ट को आपको बाद में लिखना होता है। आपने कहा सेल आई एंजॉय माई सेल्फ एट द पार्टी सैड ए ब्यूटीफुल लेडी, तो अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब को पहले करना पड़ेगा, क्या कि अ ब्यूटीफुल लेडी सैड, इसको हमें क्या कहना पड़ेगा कि अ ब्यूटीफुल लेडी टोल्ड मी, ठीक है ना, दैट सी शुड एंजॉय हर सेल्फ एट द पार्टी। टोल्ड से बन नहीं सकता क्योंकि सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है आपका, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखो, अ ब्यूटीफुल लेडी आस्क मी इफ सी शुड
एंजॉय हरसेल्फ एट द पार्टी, हाँ ये आपका एक तो ये बन सकता है। अ ब्यूटीफुल लेडी सरप्राइज्ड दैट सी वुड एंजॉय द पार्टी, या सी वुड एंजॉय के बाद हरसेल्फ का इस्तेमाल आपने नहीं किया, ये ऑप्शन आपका गलत बन रहा है, ये ऑप्शन आपका गलत बन रहा है। A beautiful lady wondered whether she would enjoy herself at the party। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो बी ऑप्शन है, एक आपका डी ऑप्शन है। क्या होता है कि जब आप किसी व्यक्ति से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हो और यदि आपने पूछा कि भाई ये क्या मैं ये काम कर दूं, क्या मैं ये लाइट बंद कर दूं, आपने पूछा, तो अब सामने वाले के पास उसका आंसर होता है। जब आप उसका आंसर देते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आप इंटरोगेटिव क्वेश्चन आप पूछ रहे हो। लेकिन अब कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि क्या मैं पार्टी में कभी एंजॉय कर पाऊंगी, अब इसका जवाब आपको क्या पता। कोई थर्ड पर्सन आपसे कहता है कि मैं पार्टी में एंजॉय कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अब हमें थोड़ी पता है कि वो एंजॉय कर पाएगा, वो जाने और उसका टेस्ट जाने, हमें उसके बारे में नहीं पता कि वो एंजॉय करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं वंडर्ड से, ठीक है ना। जब आप थर्ड पर्सन को कोई बात बता रहे होते हो, कोई व्यक्ति से आप मिलने गए और आपने उससे बोला कि भाई चलो पार्टी में चलते हैं, उसने कहा यहाँ पार्टी में एंजॉय करूंगी कि नहीं करूंगी मेरे को नहीं पता। आप वहां से आए, मैंने आपसे पूछा कि वो तेरे को क्या बोल रही थी, अब आपने कहा कुछ नहीं, वो नाटक कर रही थी, बोल रही थी मैं पार्टी में एंजॉय करूंगी नहीं करूंगी, मेरे को क्या पता, ठीक है ना। वो जाने और उसका टेस्ट, यदि उसे अच्छा लगा तो पार्टी में एंजॉय करेगी, नहीं लगा तो कहाँ से करेगी। तो हम जनरली थर्ड पर्सन को ये बात कुछ हम वंडर से कहते हैं, कुछ नहीं बौखला गई थी, बोल रही थी कि मैं पार्टी में एंजॉय करूंगी नहीं करूंगी, हमें क्या पता। तो इस सेंस को आप जब थर्ड पर्सन से बताते हो तो उसी चीज़ की मजाक उड़ा के हम बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन पे जो सेंटेंसेस आपके होते हैं वो हमेशा वंडर्ड से बनते हैं, और वंडर्ड के साथ जनरली आप सामान्यतः वुड का यूज करते हैं। वुड के साथ आप शुड का इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत नहीं होता, लेकिन ऑप्शन में वुड भी दे रखा है और शुड भी दे रखा है, तो वुड को आपको प्रायोरिटी पे रखना होता है। वेदर और इफ का यूज दोनों का पॉसिबल है, आप वेदर भी लगा सकते हो, इफ भी लगा सकते हो, लेकिन साथ में आने पर हमेशा वेदर ही करेक्ट माना जाता है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका, बी नहीं, आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। अ ब्यूटीफुल लेडी वंडर्ड वेदर सी वुड एंजॉय हरसेल्फ एट द पार्टी, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का आपका सेंटेंस है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 2019 के प्री की बात करें तो 19 के प्री के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे, ठीक है ना, दोनों ही पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपको दे दिए गए थे, ठीक है। देखो अब आपका क्वेश्चन रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस आपका पूछा जाता है। दो क्वेश्चन आपके बनेंगे, जिसे देखो क्या है, रीअरेंजमेंट सेंटेंस कह दो या आप इसे पैराजम्बल्ड कहिए, पैराग्राफ नहीं है ये, तो आपका सेंटेंस है, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। देखिए क्या है इस सेंटेंस के अंदर, पढ़ के देखते हैं। देखो, अ सिस्टम कॉल्ड, क्या, इंडिविजुअल्स टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी विद जेकेपी अलाउज पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट रिवीलिंग इट टू अदर्स। मैं आप लोगों को कैसे करना है उस तरीके से मैं बताता हूँ। ज़रूरी नहीं है, देखो एग्ज़ाम के अंदर जब आप बैठते हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो वर्ड्स पूछे गए उनके हर एक वर्ड का आपको हिंदी अर्थ आता हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसको कोई जोड़ना कोई ज़रूरी नहीं होता। कोई ऐसा नहीं कि आपको, आप इस बात में देख लो कि आपको तो ये पता ही नहीं कि जेकेपी क्या हो, जेड के पी क्या होता है, आप मान लो देख लो कि रिवीलिंग क्या है, मान लो आपको अर्थ नहीं पता, बिल्कुल भी अर्थ नहीं पता चले, ठीक है, तो आप सेंटेंस को ऑप्शन से काट सकते हो, सेंटेंस को देखो कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। हालांकि थोड़ा मुश्किल पूछा जाता है, लेकिन पिछले साल जो है काफ़ी इजी पूछे गए थे, तो उस पैटर्न पे ये लिया है, थोड़ा सरल लिया है आपका, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, देखो इसमें अ सिस्टम कॉल्स, अब सिस्टम कॉल्स इंडिविजुअल्स टू हैव, ये तो बनना नहीं है, वापस आपने वर्ब दे दी हैव कंप्लीट, तो आपने कह दिया अ सिस्टम कॉल्ड। अब सिस्टम कॉल इंट्रोडक्शन किसका दे रहा है आपको, सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी विद जेकेपी अलाउज, अलाउज किसको कर रहा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट रिलीविंग इट टू अदर्स, ये तो बनेगा नहीं। अब जेके जेड के पी अलाउज किसको, इंडिविजुअल्स टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट रिवीलिंग इट टू अदर्स, आपने कोई हिंदी अर्थ नहीं निकाला। और आपको यहाँ पर एक चीज यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि आपने पहला कौन सा बन रहा है, इसमें वाई बन रहा है, कौन सा, अ सिस्टम कॉल्ड सेल्फ सॉवरेन आइडेंटिटी विद जेड के पी, फिर आपने कह दिया अलाउज, अलाउज के बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आगे इस सेंटेंस में जुड़ नहीं पाएगा, तो अलाउज के बाद क्या बनेगा, इंडिविजुअल्स, किसको कर रहा है, और अलाउ के बाद में क्या आता है, टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, तो टू हैव क्या, कंप्लीट कंट्रोल, ये टू हैव कंप्लीट, हैव के साथ कंप्लीट नहीं है, ये कंप्लीट कंट्रोल के साथ है, यदि हैव के साथ होता टू हैव कंप्लीटेड होना चाहिए था,
लेकिन ये कंप्लीट किसके साथ है? कंट्रोल के साथ। तो आपके इंडिविजुअल्स टू हैव कंप्लीट कंट्रोल, ठीक है ना, ऑफ द योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विदाउट विदाउट अपने बाद में क्या लेता है? ज़िरन लेता है, रिवेलिंग इट टू अदर्स। तो ऑप्शन में क्या होना चाहिए? वाई सबसे पहले आपका बन रहा है वाई, वाई के बाद क्या बन रहा है? एक्स बन रहा है, और एक्स के बाद आपका क्या बनेगा? जेड बनेगा। तो वाई एक्स जेड कहाँ पर बन रहा है? आपके सेकंड ऑप्शन में बन रहा है वाई एक्स और जेड। जरूरी नहीं है आपको कि वहां पर उसका हर एक का हिंदी अर्थ निकाला जाए, जैसा समझ में आता है वो ठीक है। आपको तो अपना अरेंजमेंट करना है कि वो अरेंजमेंट उस सेंस में आपका क्या बनेगा। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाँ, द यूरोपियन यूनियन इज प्लानिंग, क्या कहना चाह रहा है? क्या प्लानिंग कर रहा है यूरोपियन यूनियन? क्या कह रहा है? 3.5 बिलियन यूरो फंड दैट विल इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी। अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजी में वो क्या कर रहा है? यूरोपियन यूनियन है वो, इतना फंड है, वो क्या कर रहा है? इन्वेस्ट करने की प्लानिंग है। क्या करें? इन एन एफर्ट टू इंक्रीज द पाइपलाइन ऑफ इनोवेशंस दैट माइट someday take gains in the US and China according to the media report। ऑब्वियसली ये तो रिजल्ट है, जेड तो सबसे लास्ट में ही आएगा, जेड सबसे लास्ट में बनेगा क्योंकि ये तो रिजल्ट है। तो ऑब्वियसली क्या होना चाहिए? यूरोपियन यूनियन इज प्लानिंग, प्लानिंग क्या प्लानिंग कर रहा है? इन एन एफर्ट टू इंक्रीज द पाइपलाइन इनोवेशंस, ये तो बात का एक्शन है। क्या होना चाहिए? पहला ही एक्स होना चाहिए था, पहला ही एक्स होना चाहिए। पहला एक्स किस में आ रहा है? इसमें आखिरी जेड इसमें आ रहा है, एक्स और जेड आखिरी आ रहा है। तो आपको क्या कहना पड़ेगा? द यूरोपियन यूनियन, क्या कहोगे? a 35 billion euro fund that will invest in early stage technology in an effort to increase the pipeline of innovations that might someday take। पूरा पूरा सही है आपका, एक्स वाई जेड ही बनेगा। एक्स वाई जेड कौन से में आ रहा है? बी ऑप्शन आपका बन रहा है, एक्स वाई और जेड, ठीक है ना। आपका एक्स सही है, एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है। हिंदी अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, हालांकि इसका हिंदी अर्थ बड़ा इजी है, वो सिंपल वे में आप इसे पढ़ सकते हो कि यूरोपियन यूनियन इज प्लानिंग 3.5 billion euro fund that will invest early stage technology in an effort to increase the pipeline of innovations that might someday take and giants in the US and China। US and China को वो क्या कर सकता है? उन शक्तिशाली शक्तियों के विरुद्ध है वो, आपका यूरोपियन यूनियन की प्लानिंग है वो आगे आ सकती है, वो आगे उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट है, वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। तो कौन सा बनेगा? एक्स वाई और जेड। नेक्स्ट देखिए, तो दो क्वेश्चन आपके आएंगे किसके? किसके? ये जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के या पैराजम्बल के आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, बहुत इजी आते हैं। आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी इसकी प्रैक्टिस करते हो। अब बात आती है आपके क्लॉज टेस्ट की। देखिए क्लॉज टेस्ट क्या है आपका और किस तरीके से आपके क्वेश्चंस है वो बनते हैं, इनके अंदर देखो पढ़ते हैं। जब भी क्लॉज टेस्ट आप पढ़ते हो ना, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पहले पूरा क्लॉज टेस्ट को पढ़ो, एक या दो बार आपको पूरा क्लॉज टेस्ट को पढ़ना है, ठीक है ना। पूरा पैसेज को पढ़िएगा, पूरा पढ़ के फिर उसमें फिलर भरने की कोशिश करिएगा। जितने ज़्यादा तुम फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस निकालते हो उतने ही तुम्हारे क्लॉज टेस्ट में है वो आपको हेल्प मिलती है। बस जितना जितना ज़्यादा आप स्पॉटिंग फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करिएगा। आप न्यूज़पेपर से वो ज़्यादा पढ़िएगा, एडिटोरियल के ऊपर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा और फिर पढ़ो। देखो क्या, पहले इसको पूरा पढ़ो कि कहना क्या चाह रहा है और क्या क्या चीज़ आती है। देखो इसमें the government opened up a controversial route for political in 2017 with the op bonds. Their genesis is back in the news following a 2-year effort of RTI activists to ferret out documents to these instruments। देखो क्या होना चाहिए? The government opened up a controversial route और पॉलिटिकल फंड्स होना चाहिए था, फंड्स होता तो मान लेते हैं हम यहाँ पर फंडिंग, एक्सटॉर्शन या आपने कह दिया मनी। तो एक्सटॉर्शन तक का कोई सेंस है नहीं, एक्सटॉर्शन तो आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लाभांश के लिए आप ऐसा काम कर रहे हो या डरा धमका के कोई चीज़ या अत्याचार की कोई बात करते हो, उस कंडीशन में आप कहना चाह रहे हो, ठीक है ना, उस अर्थ में आता है। बलात्कार के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल है
वो आप इसका कर सकते हो, ठीक है ना। तो उस अर्थ में तो ये आता नहीं है, ठीक है ना। आप कोई जबरदस्ती किसी से वसूली करने की बात होती है तो वो एक्सटॉर्शन आपका आता है, ये तो आएगा नहीं। तो क्या बनेगा इसमें, फंडिंग, क्या बनेगा, फंडिंग। तो द गवर्नमेंट ओपन अप अ कंट्रोवर्शियल रूट फॉर पॉलिटिकल फंडिंग इन 2017। आप कह रहे हो कि सरकार ने क्या कर दिया, एक कंट्रोवर्शियल रूट जो किया था किसके लिए, पॉलिटिकल फंडिंग के लिए किया था 2017 के अंदर, कंट्रोवर्शियली जो वाद विवाद और विवादों के घेरे में पूरा रहा था। क्या रहा था देखो, विद क्या कहना चाह रहे हो, विद द इंसेप्शन ऑफ बॉन्ड्स, बिगिनिंग ऑफ द बॉन्ड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द बॉन्ड्स या इंसर्ट ऑफ द बॉन्ड्स। ऑब्वियसली आप कहना चाह रहे हो कि विद द बॉन्ड्स, आगे देखो अगले में क्या कहना चाह रहा है, देखो विद द किसका है, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड्स की बात कर रहे हो, पॉलिटिकल बॉन्ड्स की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात कर रहे हो, या आप टाइम की बात कर रहे हो। पॉलिटिकल की बात कर रहा है, ऑब्वियसली वहां पर इलेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो क्या होना चाहिए था इसमें, इलेक्ट्रोकल, क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रल और इलेक्ट्रोगा। और इधर क्या होना चाहिए, बिगिनिंग की बात कर रहा है, सॉरी इंट्रोडक्शन की बात कर रहा है। तो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रल, ठीक है ना, इलेक्ट्रल ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की बात कर रहा है। आपके इलेक्शन के जो प्रचार प्रचार जो हुए थे उसके अंदर जो भी इलेक्शन का जो इंट्रोडक्शन वगैरह वो जो आपको दिया गया था, उसके लिए फंडिंग की गई 2017 के अंदर, और वो आपके कंट्रोवर्सी वाद विवादों के घेरे में आ गया था। देयर जेनेसिस बैक इन द न्यूज़, आप जो जेनेसिस का मतलब जो उसकी उत्पत्ति जो हुई थी, वो जो बात है वो वापस उजागर हुई न्यूज़ में, वो तब आई वो आगे, तब कब, फॉलोइंग ए 2 ईयर एफर्ट ऑफ आरटीआई एक्टिविस्ट। कोई एक आरटीआई एक्टिविस्ट था। अब आरटीआई में आपको देखो क्या करना है, आरटीआई एक्टिविस्ट एक्टिविस्ट की बात कर रहे हो, तो आरटीआई में क्या, अ का साउंड आता है। अब अ का साउंड होगा तो ए और एन में से क्या लगेगा, एन का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, क्योंकि आरटीआई आरटीआई में अ का साउंड है। और यदि वावल साउंड आपका बनता है वर्ड के स्टार्ट में, तो आपको एन का यूज है वो करना पड़ेगा। जैसे ना, जैसे NRAS आप कहते हो, NIAS आप कहते हो, वैसे NRTI एक्टिविस्ट। टू फेरट आउट का मतलब होता है ढूंढ करके निकालना। कोई चीज आप फाइंड आउट करी है, आपने सर्च करके कोई चीज आप आंकड़े इकट्ठा आपने करे हैं, उसे कहते हैं फेरट आउट। डॉक्यूमेंट्स क्या किया है, टू दीज इंस्ट्रूमेंट्स आप कहना चाह रहे हो, उन दीज इंस्ट्रूमेंट्स की क्या किया है, फेरट आउट किया है, ठीक है ना। तो क्या को डॉक्यूमेंट्स को क्या किया, जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं रिलेटिंग टू दीज इंस्ट्रूमेंट्स आप कहना चाह रहे हो, रिलेटेड टू दीज इंस्ट्रूमेंट्स कहोगे, अटैच्ड कहोगे या कंटेनिंग कहोगे। देखो अटैच्ड और कंटेनिंग तो होगा नहीं, इसमें पॉसिबल रिलेटिंग टू भी हो सकता है और रिलेटेड टू भी आपका ऑप्शन है वो बन सकता है। तो रिलेटिंग भी हो सकता है और रिलेटेड टू वो ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन क्या है कि आपको रिलेटिंग और रिलेटेड हालांकि दोनों सही होते हैं, गलत इसमें दोनों ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आप कहना चाह रहे हो कि किसी चीज में एसोसिएशन विद की बात जब की जाती है, उस कंडीशन में रिलेटिंग है वो आपका बेटर बनता है ऑप्शन आपका, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेजल भी आपका दे रखा है, तो फ्रेजल के बाद जब आप सेंटेंस को बनाते हो रिलेटिंग और रिलेटेड को, तो उन दोनों में जब आप ऑप्शन जब पूछा जाता है एसोसिएशन विद के अर्थ में, तो उस कंडीशन में रिलेटिंग है वो आपका बेटर है, वो आंसर आपका बन जाता है। तो इसी इंप्रूवमेंट में भी एक दो बार पूछा है इस क्वेश्चन को, तो रिलेटेड और रिलेटिंग टू, तो यहाँ इस कंडीशन में रिलेटिंग टू आता है जब पहले फ्रेजल वर्ब का जो ऑप्शन है वो आपको दे रखा होता है। तो फ्रेजल के बाद में जनरली आपको आईएनजी वाली फॉर्म के रूप में आपको वर्ब है वो आपको यूज करनी होती है। तो या और रिलेटिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, एक्टिव सेंस में यूज कर रहे हो सेंटेंस। आप रिलेटेड कहना चाह रहे हो तो इसका मतलब पास्ट आप सेंस में कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप पास्ट पास्ट पार्टिसिपल मतलब पैसिव सेंस में कहना चाह रहे हो, तो पैसिव सेंस नहीं होकर के सेंटेंस आपका एक्टिव सेंस है, जो कि उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हो और फेरेंट आउट उन डॉक्यूमेंट्स को भी किया गया है, तो रिलेटिंग होना चाहिए था। क्या होना चाहिए यहाँ पर, रिलेटिंग ऑप्शन है वो आपका बेटर बनता है। हालांकि रिलेटेड भी यहाँ पर सही बैठता है, ठीक है ना, लेकिन दोनों ऑप्शन साथ में है, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी पड़ेगी, रिलेटिंग को आपको यहाँ पर प्रायोरिटी है वो आपको देनी पड़ेगी। क्लियर है, ओके। तो दैट्स द एंड ऑफ योर पेपर, ठीक है ना। ओके, जो क्वेश्चन पेपर आपका जो हुआ था, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं अगले संडे के जो होने वाला टेस्ट पेपर है 104 उसके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए ओके, गुड नाइट, बाय बाय।